प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे आज हम पाठ पढ़ेंगे 3 झीलों की नगरी। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 3 झीलों की नगरी। पाठ 3 झीलों की नगरी। तो बच्चों, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और इसे देखिए, ये एक पर्यटक स्थल है, ये एक घूमने का स्थान है। इसे सन 1558 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह सिसोदिया जो कि राजपूत वंश ने स्थापित किया था। इसे कब बना था? ये 1558 में उदय सिंह सिसोदिया ने राजपूत वंश ने स्थापित किया था। और ये जो खूबसूरत देश में लोग देश विदेश से घूमने आते हैं और यहाँ पर झीलों का आनंद लेते हैं। इसे हम छोटा कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत झीलें होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? छोटा कश्मीर भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ। तो पाठ है झीलों की नगरी। बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और ये जो हमारा शहर है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही उनके ही अनुरूप है। देखिए, मैं रजनी हूँ। जो एक लड़की है वो कह रही है कि मैं रजनी हूँ और मैं उदयपुर में रहती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं उदयपुर में रहती हूँ। मैं उदयपुर में रहती हूँ और इनको झीलों की नगरी, उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। कि आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। वो हमें जो रजनी है वो उदयपुर में रहती है और हमें झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बता रही है कि उदयपुर में क्या क्या घूमने का स्थान है और वो किस लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। इस नगर के चारों ओर क्या है बच्चों? झीलें हैं। पिछोला, देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? झीलों के नाम देखिए, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर। कौन कौन सी? पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। तो उदयपुर में देखिए कितनी सारी झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो झीलों की नगरी किन्हें कहते हैं? इन्हीं के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अब देखिए कि कश्मीर में ये जो बरसात की ऋतु में इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। जब बरसात होती है तो ये झीलें बहुत ही सुंदर दिखने लग जाती है। और ये झीलें कश्मीर की क्या करती है बच्चों? होड़ करती है, क्योंकि कश्मीर भी झीलों का शहर है। और जो हमारा जो उदयपुर है वो कश्मीर की जब बरसात होती है तो सुंदर दिखाई देता है। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसे राजस्थान का कश्मीर क्यों कहते हैं तो बताएंगे आप कि ये जो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं और इन झीलों के कारण इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। अब आगे देखिए, हम सबसे पहले फतेह सागर झील के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। देखिए, इस झील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस झील के बीच में नेहरू उद्यान मतलब बाग बना हुआ है। इन झीलों के पानी में ही देखिए, इस झील के जो पानी है इसमें जगनिवास का जग मंदिर नाम का जल महल भी है। तो क्या है कि पानी में झीलों में एक तो नेहरू उद्यान है और इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी है। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। नौका मतलब नाव का आनंद लेते हैं। और रात्रि के समय मतलब रात के समय जब ये महल विद्युत के प्रकाश से जगमगाता है। जब रात के समय इसके चारों तरफ जब विद्युत की जो लड़ियां हैं वो जगती है तो ये महल इनकी शोभा देखते ही बनती है कि इसकी जो शोभा है वो बहुत ही देखते ही बनती है। इतने सुंदर लगते हैं ये जब इनके चारों तरफ विद्युत के प्रकाश जगमगाते हैं। अब आगे देखिए, एक विशेष बात यह है कि
ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। तो देखिए ये जो झीलें हैं, ये आपके सामने इनकी तस्वीरें भी हैं कि ये विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार की बनी, इनकी विशेष बात क्या है, इस प्रकार की बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में अपने आप चला जाता है। जो एक झील का पानी है, जब उस झील में पानी ज्यादा होता है तो अपने आप वो दूसरी झील में जाकर पानी बराबर हो जाता है। ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये झीलें क्या है? जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर देखिए, इस झील में जो फतेह सागर झील है, इसके उत्तर की ओर क्या है? एक सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला मतलब सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। तो सौर वेधशाला है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे वैज्ञानिक है वो यहाँ पर सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, सूर्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक भी है और देखने लायक स्थान भी है। पिछोला झील, अब देखिए पहले हमने फतेह सागर का पढ़ा था कि जो फतेह सागर झील है वहां पर क्या है कि एक झील का पानी दूसरी झील में अपने आप चला जाता है। फतेह सागर के उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला है और फतेह सागर के झील के बीच में नेहरू उद्यान है और वहां पर जंग मंदिर भी है। अब आगे देखिए, अब है पिछोला झील। अब पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं हम कि ये देखिए बच्चों, ये पिछोला झील है, महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। पिछोला झील क्या है? महाराणा प्रताप के जो वंश थे, जो पूर्वज थे, उनका ये भव्य अनोखा महल है। इसमें कांच का काम, ये किससे बना हुआ है? इसमें कांच का काम, चित्रकारी अद्वितीय है। जो इसमें कांच का काम किया गया और यहाँ की जो चित्रकारी है वो देखने लायक है। फतेह सागर के किनारे देखिए, जो फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी का नाम भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। जो फतेह सागर है उसके पूर्व उत्तर की ओर क्या था? उत्तर की ओर सौर वेधशाला थी और पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का एक ऐतिहासिक स्थल है। इस पर क्या है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है, विशाल मूर्ति है। ठीक है बच्चों, तो देखिए उत्तर की ओर क्या था? एक सौर वेधशाला थी और पूर्व की ओर मोती मगरी एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की एक बड़ी विशाल मतलब बड़ी प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी और उसी जगह पर उसी आंगन में महाराणा परिसर है, जो उसी परिसर महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, देखिए यहाँ पे उनके जो सहयोगी जो जिन्होंने उनका आंदोलन में साथ दिया था, उनके नाम है कि सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, भिल्लू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी है। इन्होंने भी महाराणा प्रताप के साथ आंदोलन में भाग लिया था। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे कौन सा? ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। मेवाड़ है, मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। देखिए महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन थे? हकीम खां सूरी, भामाशाह, भिल्लू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं महाराणा प्रताप के उसी परिसर में है और यहाँ पर ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के द्वारा मेवाड़ की गाथाओं की मतलब मेवाड़ की कहानियों को दर्शाया दिखाया जाता है। इसमें दर्शक मतलब जो देखने आते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। इसमें जो दर्शक है उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है और यहाँ दिन रात पर्यटकों का, जो घूमने वाले लोग होते हैं बच्चों, उनको पर्यटक कहते हैं। दिन रात यहाँ पर्यटकों का घूम आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही देखिए, फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर किसका मंदिर है? नीमच माता का सुंदर मंदिर है। तो फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का क्या है बच्चों? एक सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का क्या लगा रहता है? तांता लगा रहता है, मतलब कि बहुत भीड़ रहती है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। जो ये
पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है, उसके पीछे ही क्या बना हुआ है, प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी फीट ऊंची? 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। प्रताप गौरव केंद्र के बना हुआ है और वहां पर क्या है बच्चों, महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देखिए, ये मंदिर है और यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं। ये प्रताप की 57 वर्ष की प्रतिमा क्यों है? क्योंकि यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाता है। जो महाराणा प्रताप थे वो 57 वर्ष की उम्र में क्या हो गए थे, स्वर्गवास हो गया था, उनका देहांत हो गया था। यहाँ एक थिएटर भी है। थिएटर मतलब जो सिनेमा होता है ना, उसी तरह थिएटर होता है। उसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। तो वहां पर क्या दिखाया जाता है उस थिएटर में, महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष में जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां भी लगी हुई है। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है और उन मूर्तियों के साथ उनका परिचय भी लिखा गया है कि भी ये मूर्ति इस महाराजा की है या इस की है। यह एक प्रेरणा स्थल है। तो देखिए ये क्या है, यह एक प्रेरणा स्थल है। आप देखेंगे कि जो उत्तर की ओर, वापस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार, कि पहाड़ी पर जो उत्तर की ओर एक फतेह सागर में उत्तर की ओर एक नीमच माता का मंदिर है और नीमच माता के मंदिर के जस्ट पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है, जहां पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची क्या है, प्रतिमा है। वो प्रतिमा इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, जो हमें याद दिलाता है कि वो 57 वर्ष की उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। और महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। ये क्या है बच्चों, प्रेरणा स्थल भी है, जहाँ विशाल भारत की गरिमय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। एक तो जो राजस्थान के गौरव का, राजस्थान की गरिमा का और गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में, अब देखिए फतेह सागर के पश्चिम में क्या है, एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। जो फतेह सागर के पश्चिम में क्या है, एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसे किसने बनाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। इस वन्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। देखिए इससे आगे पश्चिम में क्या है? शिल्पग्राम है। तो फतेह सागर के पश्चिम में क्या है? एक पहाड़ी है जहाँ पे क्या है? सुजानगढ़ का किला है। इसे किसने बनाया था? इसे सज्जन सिंह ने बनाया था। और अब राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने इसे वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया है। और इसकी थोड़ी सी दूरी पर एक शिल्पग्राम है, जहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिल्पग्राम में क्या होता है? जो लोक कलाएं हैं उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और कब आयोजित किए जाते हैं? यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह के एक मेला लगता है। और क्या होता है कि दिसंबर माह में एक मेला लगता है। उसमें देश विदेश से कई कलाकार अपनी कलाओं को क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, अपनी कलाओं को दिखाते हैं। कि दिसंबर माह में एक मेला लगता है, उसमें जो देश विदेश से लोग आते हैं वो अपनी कलाओं को दिखाते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या क्या है? गुलाब बाग भी है और सहेलियों की बाड़ी भी है। ये दो क्या है? सुंदर बगीचे हैं। अब देखिए गुलाब बाग में क्या होता है? गुलाब बाग में भांति के गुलाब खिलते हैं, मतलब तरह तरह के गुलाब खिलते हैं। और इनकी भीनी महक, इनकी जो महक होती है, इनकी जो खुशबू होती है, वो दर्शकों का दिल बाग बाग कर देती है। बाग बाग हो जाता है मतलब कि बहुत खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये एक मुहावरा है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। यहाँ क्या है बच्चों? एक चिड़ियाघर भी है। देखिए
जो गुलाब बाग है उसमें बहुत सारे भांति भांति के तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर एक क्या है, चिड़ियाघर भी है और रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित करता है। यहाँ पर जो रंग बिरंगी चिड़िया हैं उनका चहकना सबको क्या करता है बच्चों, आनंदित करता है, खुश करता है। किंतु टिकट लेना मत भूलना, लेकिन वहां उसे देखने से पहले हमें टिकट लेनी जरूरी है। इसके अलावा पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे, लेकिन पहले क्या थे, भालू, शेर, चीता आदि भी थे, लेकिन अब जो चिड़िया हैं रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना बहुत ही आनंदित होता है। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती है, जो शेर है बहुत ज्यादा दहाड़ते हैं जिसकी आवाज हम सुन सकते हैं। हिरणों के कुलांचे भरते देखकर बच्चे खुश होते हैं, जो हिरन है उनके कुलांचे भरते हुए बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं। किंतु जब सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित कर दिया है और वहां पर जब जो सज्जनगढ़ जो किला था उसको जब अभयारण्य हमने घोषित किया राजस्थान सरकार ने हमारी, तब जो यहाँ के जितने भी जो शेर, चीता, जो जितने भी जानवर थे वो सब वहां पर चले गए और उनको वहां स्थानांतरित किया गया, वहां भेजा गया। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को स्थानांतरित कहते हैं। जन्नत का नजारा लगता है, और ये क्या लगता है, एक जन्नत का नजारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। इन झीलों के किनारे क्या है बच्चों, वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। कितनी बार मेले लगते हैं, 2 बार मेले लगते हैं। हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। जब यहाँ पर हरियाली अमावस्या और गणगौर का मेला लगता है तो सारा शहर क्या होता है, उमड़ पड़ता है। पास पड़ोसों के लोगों की भी भीड़ जमा हो जाती है, पांव रखने तक की जगह भी नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डोलर, झूलों में जरूर घूमना। अगर आप मेला देखने आते हैं तो आप चक्री, डोलर और झूलों में जरूर घूमना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। भारतीय क्या है, लोक कला मंडल भी है। यहाँ पर लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की क्या है बच्चों, कठपुतलियां भी है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां भी है और उनका नाच करतब देखकर सभी दर्शक क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जब कठपुतलियों का हम नाच देखते हैं तो उनके जो भाव होते हैं उनको देखकर, उनके करतब को देखकर सब जो दर्शक होते हैं वो आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झील की नगरी सांस्कृतिक धरोहर है, कि ये जो सभी बातें इन झील की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। हमें इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो, अगर आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर जरूर पधारो हमारे देश, यानी कि मेरा जो झीलों की नगरी देश उदयपुर है, वहां पर आप आओ, आपका स्वागत है। तो बच्चों इस तरीके से जो पाठ है ये समाप्त होता है। आशा है आपको झीलों की नगरी जो उदयपुर है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आपने इसको समझा होगा। तो झीलों की नगरी को हम छोटा कश्मीर भी कहते हैं और झीलों की नगरी हमारा उदयपुर भी है। तो बच्चों कल हम प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।